काफ़ी लंबे समय से ओबीसी की जातीय आधारित जनगणना की मांग उठ रही थी काफ़ी राजनीतिक दलों के द्वारा और जो सोशल संगठन है उनके द्वारा। पर पिछले कुछ समय में जो केंद्र सरकार ने है अपना हल्फनामा देकर अपना रुख साफ कर दिया है कि ओबीसी की जातीय आधारित जनगणना नहीं होगी। उसमें उन्होंने कहा है कि जो हल्फनामा दिया है कि उसमें कहा है कि लंबा समय और कठिन होगा ओबीसी की जातीय आधारित जनगणना करना। तो इसी को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा ओबीसी की जातीय आधारित जनगणना ना करना, उसी को लेकर आज प्रोटेस्ट चल रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर तमाम लोग आए हुए हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और बहुजन क्रांति और तमाम संगठनों से बात करेंगे। सर, पहले केंद्र सरकार ने माना कि हम ओबीसी की जातीय आधारित जनगणना करेंगे 2021 में, पर अभी हल्फनामा दायर किया है कि ये कठिन और लंबा समय है। कैसे देखते हैं इसको? देखो साहब, इससे ना सरकार की नीयत जो है वो स्पष्ट पता चलती है कि 1932 में ब्रिटिश शासनकाल में 1931-32 में ब्रिटिश शासनकाल में ओबीसी की जनगणना हुई थी। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि सरकार को जो है इतने वर्ष हो गए, ऑलमोस्ट 74 साल से ज़्यादा हो चुका है, सरकार को परेशानी क्या है जनगणना कराने में। और अगर सरकार ऐसा नहीं कर रही है तो कहीं ना कहीं जो है सरकार की नीयत में खोट नज़र आता है कि सरकार ये जानती है कि ओबीसी जो है, जो पिछड़ा वर्ग हमारे देश में है, उसकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और अगर जनगणना होगी और उनकी संख्या का अनुपात पता चलेगा तो फिर उनको हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। तो इससे जो है, जो सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा डाला है ना सरकार ने, उससे जो है उनकी नीयत जो है कहीं ना कहीं गड़बड़ है। इसलिए वो नहीं चाहते कि जो है पिछड़े वर्ग की जातीय जनगणना हो। इसमें ये भी कहा जा रहा है कि अगर ओबीसी की गिनती होगी तो जो एससी है, जो एसटी हैं, तो जो उसमें छोटी कम्युनिटी है तो उनका क्या होगा? जिसकी जाति ज़्यादा होगी उसको ज़्यादा मिलेगा। हाँ, तो क्या दिक्कत है? सबकी होने दो ना, ओबीसी की भी होने दो, एसटी की भी होने दो, एससी की भी होने दो, सबकी जनगणना होने दो। हमारी सिंपल सी बात है, देश को इसमें कोई परेशानी नहीं है। जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, तो इसमें किसी को क्या परेशानी हो सकती है? पहले कुछ पार्टियों ने इसका ये किया था कि ओबीसी की गिनती होनी चाहिए, इसका पक्ष दिया था, केंद्र सरकार के सामने रखा था। पर अभी हलफनामा देने के बाद वो सब एकदम से चुप हो गए। इसको कैसे देखते हैं? वो आपने सुना होगा ना, अली बाबा 40 चोर। तो अली बाबा कौन है और साथ में 40 चोर कौन है? तो सब सारे के सारे मौसेरे भाई हैं। इसलिए जो है मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सब जो है एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इसलिए अब जो है, जो लोग पहले इस बात को कह रहे थे कि जनगणना होनी चाहिए, अब वही लोग जो जनगणना नहीं करवाना चाहते उनके सहयोगी हो गए हैं। हालांकि बीजेपी भी इसी को लेकर सत्ता में आई थी कि हम ओबीसी प्रधानमंत्री है, ओबीसी की पार्टी, हम ऐसा करेंगे। ओबीसी के साथ ही धोखा हो रहा है। हाँ, ये तो उन्होंने जो है सिर्फ इस जनगणना को लेके नहीं, ओबीसी हमारे प्रधानमंत्री जो है मोदी जी ओबीसी अपने आप को कहते हैं और उन्होंने इस पर कहा भी था, लेकिन ये सिर्फ एक जुमला बन के रह गया और ये पूरा देश जानता है कि जुमला एक ही नहीं है, जुमले तो बहुत सारे हैं। तो वो सिर्फ एक जुमला बन के रह गए हैं, लेकिन हकीकत नहीं है। लेकिन देश इस बात को समझ रहा है और अब आगामी चुनावों में देश जो है जुमले की हकीकत को लाके रख देगा सामने, क्योंकि देश जो है सारी चीज़ों को समझ रहा है। और भी लोग हैं, बात करें सर, और कौन कौन सी मांगी थी इसमें जो ओबीसी की जातीय आधारित है? इसके अलावा सर, इसमें एक ईवीएम का मुद्दा है और निजीकरण का मुद्दा है, पेंशन का मुद्दा है। इन सब चीज़ों को लेकर के हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हमारा दूसरा चरण है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपके चैनल का, जिन्होंने हमारी आवाज़ को पकड़ा और लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करी। मेरा नाम बलराज बहुत है, मैं राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जैसा कि हमारा ये आज का कार्यक्रम लगा हुआ है, ओबीसी के बैनर तले, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी मोर्चे के बैनर तले जातिगत जनगणना और ईवीएम को लेकर के ईवीएम हटाई जाए और निजीकरण बंद किया जाए, इस तरह के हमारे मुद्दे हैं। तो साहब, जैसे ये इसमें दे रखा है, ओबीसी के लोगों की गिनती होनी चाहिए। ओबीसी के लोगों की गिनती नहीं, बल्कि भारत के सभी लोगों की गिनती होनी चाहिए और जातिगत जनगणना के आधार पर होनी चाहिए।
सबकी गिनती करो। जैसे गिनती आप करते हैं तो पता लगता है कि 1932 में जो हुई थी गिनती, उसके आधार पर इन्होंने आरक्षण लागू किया है देश आज़ाद होने के बाद में। लेकिन अब जो है वो उससे बहुत आगे निकल चुके हैं। एक तरफ ये कहते हैं जी आरक्षण हम नहीं देंगे, दूसरी तरफ ये दूसरे कुछ लोगों को स्वर्ण लोगों को 10% बगैर किसी प्रदर्शन के, बगैर किसी मेमोरेंडम के, बगैर किसी आह्वान के ये लोग एकदम से 10% आरक्षण देते हैं। तो हम लोगों की गिनती होनी चाहिए ताकि पता लगे कि कितने लोग हैं। ये आप निजी क्षेत्र की बात कर रहे हैं जी। निजी क्षेत्र में क्या है कि जो निजीकरण हो रहा है जी, जैसे निजीकरण वाला जो मामला है ये 92 से आया है, उससे पहले नहीं था। 1992 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो वो इसको लेकर के आए थे एलपीजी के माध्यम से। एक फार्मूला इन्होंने एलपीजी, जिसमें क्या था, ग्लोबलाइजेशन, लिबरेशन और अपना जो प्राइवेटेशन। तो प्राइवेटेशन जो सेक्टर है वो बहुत बड़ी चोट है सभी लोगों के लिए, सभी वर्ग के लिए, सभी के लिए जो है बहुत बड़ी चोट है। सिर्फ कुछ समुदाय को ये बचा रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है, वो है पूंजीपति लोग, उनको सपोर्ट कर रहा है। बाकी गरीब जनता के लिए बहुत बड़ा कुठाराघात इससे होता है। कैसे होता है? शिक्षा पर अगर आप आते हैं तो शिक्षा में इन्होंने जो है दो अलग अलग पार्ट बांट दिए, एक निजी क्षेत्र और एक सरकारी क्षेत्र। सरकारी क्षेत्र में जो शिक्षा मिलती है उसको ये ध्यान देते ही नहीं है बच्चा क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है। लेकिन निजी क्षेत्र में उस बच्चे को पहली क्लास से ही इंग्लिश पढ़ा के लेके आते हैं, और फिर बाद में जब नौकरी का नंबर आता है, जब बच्चा पढ़ लिख करके नौकरी की तरफ जाता है, तो वहाँ उससे बात करी जाती है जी आप मेरिट के हिसाब से आइए। अभी मेरिट कैसे होगा? जो एक बच्चा 8वीं क्लास में आकर के इंग्लिश सीखता है और एक बच्चा पहली क्लास बल्कि एलकेजी यूकेजी से जो स्टार्ट होता है वहाँ से वो ABCD बोलना सीख जाता है, और हमारा जो बच्चा है वो 8वीं क्लास में आकर के ABCD सीखता है, तो उन दोनों के बराबर मेरिट कैसे होगी? और कैसे उन लोगों को नौकरी मिलेगी? तो नौकरी तो फिर इन्हीं को लोगों को मिलेगी जो निजी स्कूल में पढ़ के आ रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ के आ रहे हैं। ये वहाँ से ये मामला निकल करके आया है और ये बहुत गंभीर विषय है, इस पर लोग चिंतन नहीं कर रहे हैं। देश की जो बड़ी 5 पार्टियां हैं जो इस पर ध्यान नहीं दे रही है, बल्कि अपने राजनीतिक स्वार्थ के चलते जो इसे बढ़ावा दिए जा रही हैं, ये देश के साथ कुठाराघात है। आप निजीकरण की बात कर रहे हैं, पर जो सरकार का कहना है कि जो सरकार का काम है वो व्यापार करना नहीं है, सरकार का काम है शिक्षा हेल्थ के सेक्टर में काम करना, इसलिए हम निजीकरण कर रहे हैं। देखो साहब, अब ये सोशल मीडिया का ज़माना है और अमेरिका में जो है हर चीज़ जो है वो प्राइवेट हो चुकी है, और वहाँ के लोग इस बात को कह रहे हैं कि हमारे साथ भी जो है बहुत बड़ा आघात हुआ। वीडियो है हमारे पास में और सोशल मीडिया में ऑर्डर दिया गया है, कोई ऐसी कुछ छुपी हुई बात नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमें भी ऐसे ही आश्वासन दिया गया था कि प्राइवेटाइजेशन जो है वो देश के विकास के लिए है, एक आम आदमी के विकास के लिए है, लेकिन आज जो है वहाँ का आम नागरिक परेशान है, वहाँ का किसान परेशान है। और वो ये भी कह रहे हैं, अमेरिका के जो आम आदमी है या किसान लोग कह रहे हैं कि भारत के अंदर में जो किसान आंदोलन हो रहा है वो सही हो रहा है। अब बात करते हैं कि भारत में जो सरकार कह रही है कि जो प्राइवेट जो सिस्टम है इसके तहत जो है सरकार का ये काम नहीं है, जो है सरकार का काम जो है वो दूसरा काम है। मुझे एक चीज़ बताइए कि फिर सरकार करेगी क्या? अगर सारे काम जो है प्राइवेट सिस्टम से होगा या प्राइवेटाइजेशन होगा, सब चीज़ों में ठेकेदारियाँ होगी, तो फिर सरकार की ज़रूरत ही क्या है फिर? ठीक है, तो हमने तो बचपन ही जो है हमने ये देखा है कि हमने तो हमारी आंखें ही जो है, हमने तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ठीक है, हमारी एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल, हमने तो शुरुआत से सारी चीज़ सरकारी देखी है। अब ये ना जाने कौन से जो है, पता नहीं कौन से लोग की सरकार आई है, मुझे समझ में नहीं आता। वो आकर के अब ये कह रही है देश आज़ाद होने के, ठीक है, इतने वर्षों बाद में वो कहती है कि जी सरकार का काम जो है ये सब नहीं है, ये सब जो है प्राइवेट कंपनियां करेंगी। तो ये कुछ नहीं है। सरकार कुल मामलों में सरकार जो है पूंजीपतियों के पक्ष में है, पूंजीपतियों का साथ दे रही है। और इस देश को कोई कहे कि कोई व्यक्तिगत कोई सरकार चला रही है, ये हमारे लिए एक भ्रम है। सरकार एक्चुअल में जो है कुछ पूंजीपति घराने हैं जो चला रहे हैं, और सरकार उनके जो भी निर्णय ले रही है वो सब उनके पक्ष में निर्णय ले रही है। तो यहाँ पर सरकार को एक बात समझनी पड़ेगी, और सरकार में जो अधिकारी बैठे हुए हैं उनको भी ये सोचना पड़ेगा कि भैया अब जब आपने संविधान की शपथ ली है, आपने ईश्वर की शपथ ली है, देश की जनता के लिए सेवा करने के लिए या पूंजीपतियों की सेवा करने के लिए आपने शपथ ली है?
और मरने के बाद आपको यहाँ भी जवाब देना पड़ेगा, मरने के बाद भी जवाब देना पड़ेगा। ये तो सभी धर्मों में है। तो देश में दो प्रकार के लोग हैं, एक जो ज़मीन बेच रहे हैं और एक अपना ज़मीर बेच रहे हैं। और जो सरकार में रहने वाले लोग भी हैं ना, वो कोई किसी लोक से आए हुए हैं, वो भी मनुष्य हैं, उनके भी 2 आंखें हैं और 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं। तो जब सरकार में रहने वाले लोग ही अपना ज़मीर बेच देंगे तो फिर आगे हम जो है किससे हम अपनी गुहार लगाएं। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। सरकार जो ये कह रही है ना कि ये हमारा काम नहीं है, ये तो भैया तुम्हारा काम क्या है? फिर जाओ अपने घर में बैठो, जा करके अपने खाना खाओ और सो जाओ चद्दर तान के। जब तुम्हारे बस की नहीं है चीज़ें चलाना और सारी चीज़ों को तुम जो है पूंजीपतियों को देने में लगे हुए हो। सरकार ने तो साफ कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि हम अभी जो जनगणना है वो नहीं करेंगे। बिल्कुल। आगे का क्या रुख रहेगा फिर? देखो आगे का रुख ये है कि हमारे अलावा और भी दल हैं जो इस प्रकार के जो है आंदोलन कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और हम भी जो है आगे रुकने वाले नहीं हैं। पूरे देश के अंदर में जन आंदोलन होगा, पूरे देश के अंदर में जो है धरना प्रदर्शन होगा। ये हमारी संवैधानिक मांग है कि जो है आपको जनगणना तो करनी पड़ेगी। तो ये तमाम लोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा और उनके तमाम सहयोगी संगठनों से थे, जिनका ये कहना है कि जो ओबीसी की जाति आधारित जनगणना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें ये पता चलेगा कि जो सरकारें स्कीमें बना रही है किस समुदाय के लिए है, उसका जो लाभ है उनको सही मिलेगा चाहे नहीं मिलेगा। तो कई राज्य सरकारें भी हैं ऐसी कि जो मांग कर रही है कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, जैसे ओबीसी की है, एससी की है, एसटी की है। तो पर जो सेंट्रल सरकार है वो इस मामले में कहीं ना कहीं बहुत पीछे है। पहले उन्होंने ये चुनाव में भी वादा किया था, पर अभी जो हलफनामा दिया है उससे साफ है कि ओबीसी की जाति आधारित जनगणना ये केंद्र बीजेपी सरकार अभी नहीं करेगी। मैं रविंदर सिंह, MNTV, दिल्ली।